बादलों की साए में प्रकृति की बाहों में सुकून मिलती है, प्रकृति की पनाहों में। हवा की सनसनाहट, चिड़ियों की चहचहाहट, समुद्र का शोर, वनों में नाचते मोर, इनका नहीं है कोई मोल, क्योंकि प्रकृति है सबसे अनमोल। और इसलिए प्रकृति और किताब से बेहतर दोस्त इस दुनिया में कोई नहीं। नमस्कार, प्रणाम, सुप्रभात और बहुत बहुत स्वागत करना चाहेंगे दूरदर्शन के बेहद खास और लोकप्रिय कार्यक्रम बिहार बिहान में। मैं हूं राकेश। दर्शकों, जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा कि पर्यावरण और प्रकृति का हमने जिक्र किया। प्रकृति की माने तो हम सभी जानते हैं कि प्रकृति की छटा ही निराली है, अद्भुत है, और उसी की गोद में हम सब फल हैं और फूले हैं, और लगातार इस पर काम करने की भी आवश्यकता है। हम सभी जानते हैं कि पर्यावरण योद्धा इस धरती पर बहुत सारे हैं, पेड़ लगाते हैं, पेड़ बचाते हैं और संरक्षण की दिशा में कई सारे काम भी कर रहे हैं। आज हम अपने बिहार बिहान के खास कार्यक्रम में ऐसे ही एक पर्यावरण योद्धा से आपको रूबरू कराएंगे, क्योंकि कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। और मैं आपको बताता चलूँ कि बिहार बिहान अपने कार्यक्रम के माध्यम से रोज़ाना आपको रूबरू कराता है महात्माओं के अनमोल वचन के साथ, जिन पर अमल करके हम न सिर्फ आगे बढ़ते हैं बल्कि संघर्ष का रास्ता भी खुद चुनते हैं और सफलता भी पाते हैं। आइए नजर डालते हैं आज के पहले सेगमेंट, आज के अनमोल वचन पर। महात्मा गांधी ने कहा था, एक विनम्र तरीके से आप दुनिया को हिला सकते हैं। आज जो हम आपको मेहमान से रूबरू कराने वाले हैं, उन्हें आप धरती पुत्र कहिए, पर्यावरण योद्धा कह लीजिए, और भी कई सारे नामों से उन्हें बुला सकते हैं, क्योंकि इनका एक मुहिम, एक उद्देश्य के साथ ये आगे बढ़ रहे हैं अपने प्रोफेशन में होने के साथ साथ। मैं आपको बता दूं कि आज हमारे बीच जो बेहद खास मेहमान मौजूद हैं वो हैं सीआरपीएफ के सीनियर कमांडेंट मुन्ना कुमार सिंह जी। बहुत बहुत स्वागत करना चाहेंगे मुन्ना कुमार सिंह जी हमारे खास कार्यक्रम बिहार बिहान में आपका। दर्शकों, आगे इनसे बात करें, लेकिन इनके बारे में मैं आपको हल्का कुछ इंट्रोडक्शन जरूर देना चाहूँगा, और वो ये कि मुन्ना कुमार सिंह जी सीआरपीएफ के सीनियर कमांडेंट हैं, इसके साथ साथ साहित्य प्रेमी हैं, और इसी के साथ पर्यावरण के प्रति इनका लगाव ऐसा है कि एक मुहिम की तरह ये अपने काम को अंजाम दे रहे हैं। न सिर्फ पर्यावरण संरक्षण को लेकर काम करते हैं, न सिर्फ पेड़ पौधे लगाते हैं, बल्कि लोगों को जागरूक भी करते हैं, और कई लोग इनके साथ जुड़कर काम भी कर रहे हैं और बखूबी पर्यावरण के संरक्षण के प्रति काफ़ी गंभीर बने हुए हैं। और निश्चित तौर पर आज हमारी समाज का बिल्कुल अभिन्न मुद्दा बन गया, अभिन्न अंग भी बन गया कि कैसे हम सभी पर्यावरण को संरक्षण के दिशा में आगे बेहतर काम कर सकते हैं। आपके बारे में काफ़ी सुना है, पढ़ा है और देखा भी है सर कि पर्यावरण के प्रति जो आप काम कर रहे हैं अभूतपूर्व है। हैट्स ऑफ टू यू आपको कहना चाहेंगे, बहुत बहुत बधाई आपको। और जिस दिशा में आगे आप काम कर रहे हैं उसके बारे में भी हम जानेंगे। और सीआरपीएफ के सीनियर कमांडेंट होने के साथ साथ आप पर्यावरण में एक अभूतपूर्व अपनी जो भूमिका है वो भी निभा रहे हैं। जरूर चाहेंगे इसकी शुरुआत कैसे हुई, इतना लगाव पर्यावरण के प्रति कैसे हुआ आपका? हम सभी जैसा कि जानते हैं प्रकृति के पुत्र हैं, प्रकृति के संतान हैं, तो प्रकृति के प्रति लगाव होना एक प्राकृतिक चीज़ है, नेचुरल जिसे बोलते हैं, नेचुरल चीज़ है। न होना एक अजूबा बात होना चाहिए, इसलिए होना कोई सवाल का विषय नहीं है। और हम लोग मैक्सिमम लोग जो है अब अर्बनाइजेशन हो गया है, शहरीकरण हो गया है। पहले तो हम लोग गाँव में ही रहते थे, और गांव में जो हम लोग का जो बचपन गुजरा है, मैं बिल्कुल नेपाल बॉर्डर पर रहने वाला आदमी हूँ, वहाँ दो नदियों का संगम होता है, बड़ा अच्छा वन था वहाँ पे, और उन चीज़ों से मतलब बचपन उन चीज़ों के बीच में जब गुजरा हो, अच्छा ऑक्सीजन आपको मिला हो, अच्छा वातावरण, अच्छा जल मिला हो, जो पर्यावरण के लिए जो बाकी जो शब्द हम लोग यूज करते हैं, सबसे ज़्यादा प्रयोग क्या करते हैं, जलवायु, जो कि साधारण जल और वायु दो शब्दों को मिला करके बना है। तो जल और वायु अच्छी मिल रही तो ज़िंदगी अच्छी रहेगी। ये हम लोगों ने अपने जन्म के साथ इस चीज़ को सीखा है, और पढ़ने के बाद यही चीज़ पता चला कि जल और वायु का संरक्षण करना है। इसलिए पर्यावरण के प्रति लगाव होना, लोगों को जागरूक करना, इसके प्रति काम करना मेरा ही नहीं, ये सभी जो प्रकृति के संतान है सबका ये कर्तव्य होना चाहिए। जी, चूँकि इस क्षेत्र में प्रोफेशन में आप काफ़ी लंबे समय से हैं और सीआरपीएफ के सीनियर कमांडेंट आप हैं, तो ड्यूटी के साथ साथ कैसे आप पर्यावरण के प्रति भी इतने लगाव रखने के साथ साथ उसको काम कर लेते हैं? समय कितना आप निकाल पाते हैं, और क्या लगता है कि फोकस आपका पर्यावरण को लेकर कितना ज़्यादा बढ़ गया, और कब इसकी शुरुआत हुई जब आप इसमें पूरी तरह से रम गए? आप ड्यूटी और पैशन दोनों साथ चल सकता है। ड्यूटी जनरली आप देख के चलेंगे तो क्या मानक क्या है, 8 घंटे की ड्यूटी होती है। खैर हम लोग फोर्स में हैं, फोर्स में कोई ऐसा समय निहित नहीं होता है कि कितने समय ड्यूटी होगी, जिस समय जैसी आवश्यकता होगी आपको करना पड़ेगा। फिर भी एक समय होता है, सूर्योदय से सूर्यास्त तक आदमी एक्टिव होता है,
नॉर्मली अगर ऑफिस का टाइम लेंगे तो हमारे यहाँ वही है 10 से 6 इस तरह के ऑफिस का समय होता है। तो जब ऑफिस ड्यूटी में होते हैं तो सुबह 6 से 9 हमें अच्छा खासा 3 घंटे समय मिल जाता है। 3 घंटे क्या, हर व्यक्ति अगर आधे घंटे 1 घंटे भी रोज़ निकालेगा तो काफ़ी समय मिल जाता है इसमें। और मूलतः हम लोग जिस स्तर पे, मेरा 28 साल नौकरी कर चुका हूँ और देश के हर कोने में हम लोग रहे हैं और हर जगह इस चीज़ से लोगों से जुड़ते रहे हैं, खासकर विद्यार्थियों से, और जो पर्यावरण के क्षेत्र में लोग काम कर रहे हैं उनके साथ जुड़ना। जैसे आप पटना का ही परिप्रेक्ष्य लें तो पटना में एक तरुण मित्र एक बहुत अच्छी संस्थान है जो 80s में शुरू हुआ था। पटना में जहाँ भी आप रोड किनारे चाहे जिधर भी देख रहे हैं जो पेड़ लगा हुआ है उसमें उनका बहुत अच्छा योगदान रहा। आप यहाँ पर चिड़ियाघर जो हमारा है, चिड़ियाघर के अंदर देखेंगे कि पटना का एक लंग है अपने आप में। बाद के दिनों में जो है सरकार ने इको पार्क बनाया, बुद्ध स्मृति पार्क बनाया, आप ऊर्जा पार्क बनाया शास्त्री नगर में। तो इस तरह से कुछ कुछ पार्कों का भी निर्माण हुआ, तो वहाँ जो पेड़ पौधे वो हमारे लंग का, हमारे सांस लेने का काम कर रहे हैं। नहीं तो दिन पर दिन जिस तरह से प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, हमारा जीना दूभर होता जाएगा। तो इसलिए हमें पेड़ों के प्रति आकर्षण, कुछ एरिया फ्री रखें जहाँ पेड़ पौधे लगे, और साथ में जल संरक्षण पे काम करते रहे और लोगों को प्रेरित करते रहे, ये बहुत आवश्यक है। अब जहाँ तक कब लगाव शुरू हुआ है तो हमें भी ज्ञात नहीं है। बचपन से हमने जैसे बताया हम लोग इस चीज़ से जुड़े हुए हैं, लेकिन फोर्स में भी मैं जहाँ भी रहा हूँ, मैं शुरुआती दौर में मेरी पोस्टिंग मणिपुर में थी, तो मणिपुर में मेरा जो कैंप था उसके जस्ट बगल में एक पहाड़ था। उस पहाड़ पर मैं देखा शायद ही इक्का दुक्का पेड़ थे। तो उस समय एक ये जो सीजन चलता है ना, जून जुलाई के बाद 1-2 महीने का, तो वन विभाग भी कुछ एक्टिव रहती है। तो उस समय कुछ वन के अधिकारी आए, बताया कि इस पहाड़ का हरितीकरण कर दिया जाए। तो मैंने अपने कंपनी को लेकर के उसमें वहाँ पर 2000 पेड़ लगाए उस पहाड़ पे। मैं दोबारा मणिपुर गया था 2016 में, और मैं देखा वो पहाड़ बिल्कुल एक अच्छा खासा जंगल बन गया। आज भी CRPF का कैंप वहाँ पर है। तो वो देखने का एक चीज़ होता है। और प्रकृति में आप एक तरह से इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे बैंक में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसको ग्रो होना, वो जब बढ़ता है और कई गुना जब बढ़ता है, तो ऐसा कुछ नहीं कि आपको बैंक की तरह कुछ पैसे निकालने के लिए मिल रहे हैं या मिल रहे हैं, लेकिन पैसे से बड़ी चीज़ है, आप जो सांसें हैं आप वहीं से ले रहे हैं। प्राणवायु है तो वो प्राणवायु जो है, प्राणवायु वही दे रहा है। तो वो इन्वेस्टमेंट का आपको पेमेंट उसका मिलता है, क्यों नहीं मिलता है। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि आप जो इन्वेस्ट करते हैं अगली पीढ़ी के लिए करते हैं। ये अगली पीढ़ी का कर्ज है हमारे ऊपर। उनके लिए जिस रूप में हमें इन्वायरमेंट को छोड़ना था, चाहे जितना अच्छा हमको करके जलवायु को बना करके देना था, वो हमारा दायित्व है। और वो हम नहीं करेंगे तो अपने दायित्व में कहीं ना कहीं हम कोताही कर रहे होंगे। आज जिन पेड़ पौधों के से हम लोग प्राणवायु ले रहे हैं, जिन जल स्रोतों से हम जल ले रहे हैं, उसका संरक्षण, उसका रख रखाव हमारे पूर्वज ने किया था, तभी हम उसका आनंद ले रहे हैं। तो क्या हम अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए इस चीज़ पे इन्वेस्ट न करें? जरूर हमें जो है कुछ ना कुछ उसमें निवेश हमें करना ही चाहिए। मुन्ना जी, वैसे तो पर्यावरण के संरक्षण के प्रति कई सारे लोग लगे हुए हैं, कई सामाजिक संस्था है, पर्यावरण और भी प्रेमी हैं और सामाजिक कार्यकर्ता भी लगे हुए हैं उन्हें बचाने के लिए। आपको क्या लगता है, क्या बेसिक चीज़ ऐसी होती है जो वो भूल जाते हैं, जो आम बात होती है, जो कॉमन चीज़ होती है, जो आम लोगों के भी समझ से थोड़े सा परे होती है, और उन चीज़ों को लेकर कहीं ना कहीं प्रकृति की एक तरह से देखा जाए तो हानि हो जाती है? क्या बेसिक चीज़ ऐसी होनी चाहिए जो कंटिन्यू लगातार वो होनी चाहिए ताकि प्रकृति को भी संरक्षण मिलता रहे? मैं ये बताऊं, ये बड़ा खतरनाक सा स्थिति है, बहुत ही खतरनाक स्थिति है। बहुत लोग नहीं लगे हैं, यही दिक्कत है। प्रकृति के सारे संतान जो हैं, अब देखिए पूरे विश्व की जनसंख्या 6 अरब के आसपास होगी, 600 करोड़ कुछ ऐसी जनसंख्या है। इंडिया की जनसंख्या 135 करोड़ के आसपास है। कितने लोग लगे हैं? आप अपने शहर में, चाहे अपने मित्र सर्किल में, चारों ओर जब सब जगह ढूंढेंगे, गिनती के कुछ लोग हैं जिस पे काम कर रहे हैं। और एक व्यक्ति क्या, एक संस्थान के मुहिम से नहीं काम चलेगा। ये हर आदमी को इसके लिए प्रेरित करना होगा, हर व्यक्ति को इसके लिए काम करना होगा, हर संस्थान को इसके लिए काम करना होगा। और समझने में मैं बच्चों को भी साथ जुड़ा रहता हूँ, वॉलंटियर्स के साथ जो है यहाँ तरुबी तरुणाइशन है उसके साथ जुड़ा हूँ। प्रकृति के प्रति जो भी संस्थान काम कर रहे हैं, और संस्थान से ज़्यादा अपना व्यक्तिगत रूप से, क्योंकि मैं सरकारी नौकरी में हूँ, अपना घर परिवार भी है, तो जो समय निकालता हूँ उसको मैं कोशिश करता हूँ जितने ज़्यादा लोगों से जुड़ सकें, क्योंकि जन जुड़ाव मेरे विचार में सबसे ज़रूरी चीज़ है। मैं अकेला कितना कर पाऊँगा? अगर एक स्कूल के बच्चे साथ हो जाते हैं, एक कॉलेज के बच्चे साथ हो जाते हैं, तो बहुत बड़ा काम, उसको कई गुना हम लोग बढ़ा सकते हैं। अब देखिए, इतने जो लोग हैं विश्व में, कुछ जो पर्यावरण के जितने सम्मेलन होते हैं उसके मुताबिक जो चीज़ें निकल कर आई है कि हर साल 10 अरब पेड़ लगाए जाना जरूरी है, और बाकी जो बच्चे है अभी एग्जिस्टिंग पेड़ उसको ना काटे तब। और हम लोग तकरीबन 5 से 7 अरब पेड़ जो है हर साल काट रहे हैं, और 10 अरब लग नहीं रहा है। तो हर साल जो पीछे की तरफ जा रहे हैं, हर साल एक गड़बड़ी हम लोग पैदा करते जा रहे हैं। इसका रिजल्ट देखिए क्या हुआ। ग्लोबल वार्मिंग की जो बात हम लोग करते हैं, हर आदमी इसको फेस कर रहा है। आप हम लोग पटना में बैठे हुए हैं, पटना में देखिए इस साल बारिश किस तरह से
बिल्कुल नगण्य टाइप की बारिश हुई है। एकदम थोड़ी बहुत जो बारिश जो पहले होती थी, आप अपना बचपन याद करें, चाहे जो भी श्रोता अपना बचपन याद करें, या 5 साल 10 साल पहले पीछे चले जाएं, तो बारिश एक सीजनल बारिश होता था, बड़ा तरीके से होता था। प्रकृति सम की स्थिति में बड़ा अच्छा लगता है। वो सम की स्थिति है कि इतने तारीख से भाई बरसात मानसून शुरू हुआ, इतने तारीख तक चला, उसके मुताबिक आप धान की खेती चाहे जो भी अपना काम कर रहे हैं अपना प्लान कर लेते हैं, तो सारा प्लान आपका बिगड़ जा रहा है। अब ऐसा हो सकता है, लास्ट ईयर भी देखिए, पहले भी 2019 में पटना पूरा का पूरा जलमग्न हो गया था, तो सितंबर में बारिश हो जा रही है बहुत ज़्यादा। जो सितंबर मतलब रिसीडिंग मानसून का समय होता है कि उस समय तक बिल्कुल मानसून का लास्ट फेज है, थोड़ा बहुत बारिश हो जाती है, उस समय तक हमारा धान वान तैयार होने की स्थिति में होता है। इस साल धान की रोपनी कई फीसदी कम हुई, तकरीबन मेरे अंदाज से जो पेपर के रिपोर्ट वगैरह देखें करीब 20% धान कम रोपनी हुई, और जो 80% रोपनी भी हुई है उस पर भी खतरा मंडरा रहा है। हर आदमी पंप से बोरिंग से तो नहीं खेती कर सकता है ना, प्रकृति पर हम पूरी तरह से निर्भर हैं उसके लिए, खेती के लिए। तो वो खेती में जो गड़बड़ी होगी उसका रिजल्ट आप देखिए। अनाज के बालू के दाम का भी आप न्यूज़पेपर में पढ़ रहे थे, बालू का दाम बढ़ेगा तो उससे कितनी चीज़ें बढ़ेंगी, कंस्ट्रक्शन का कॉस्ट बढ़ेगा। एक साधारण आदमी जो घर खरीदना चाह रहा है, घर बनाना चाह रहा है, उसके लिए और ज़्यादा निवेश करना पड़ेगा। तो आप जब इन चीज़ों की, धान की खेती कम होगी, धान हमारा मुख्य भोजन है एक तरह से, और धरती तैयार नहीं होगी, उसको उतना पानी नहीं मिला, तो बाकी भी फसल कमज़ोर होगा। जो खरपतवार है फालतू, वो चीज़ें ज़्यादा आएंगी, सॉइल का जो वहाँ का जो जहाँ पर है उसका नाश ज़्यादा होगा, उसकी फर्टिलिटी जो है, हमारा उर्वरा शक्ति कम होगी, तो उसका रिजल्ट क्या होगा? अनाज महंगे होंगे, गरीबों को थाली में भोजन और कुछ कम होगा। ठीक है, जो समृद्ध लोग हैं वो तो थोड़ा मैनेज कर लेते हैं किसी तरह से, लेकिन जो लोअर मिडिल क्लास और उससे जो लोअर क्लास है उसके लिए बड़ा घातक हो जाता है। सरकार फ्री का राशन या बाकी चीज़ें कितने लोगों को दे पाएंगे? ये भी तो उपज पे ही डिपेंड करता है ना। हमारे जो गोदाम है, उपज अच्छा होगा तो हमारे गोदाम उससे भरते हैं। तो प्रकृति की कोई भी एक जो चीज़ है, ये पूरा चेन है, हमारा जीवन पूरा चेन है। हर चीज़ जो है, ये पेड़ पौधा हो, जल संरक्षण हो, मनुष्य हो, उसकी पढ़ाई हो, इसके साथ क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग के साथ बहुत सारी अतिवृष्टि हो रही है, कम समय में ज़्यादा बारिश हो जा रही है, जब होती है तो, या तो नहीं हो रही है। ये उसी तरह से सर्दी में हो रहा है, गर्मी में हो रहा है। तो सीजन का जो बदलाव होगा, हमारा शरीर एक सीजन को एडजस्ट करते हुए आगे बढ़ने का इसको आदत है। अब उसमें जो शरीर में बहुत सारे बदलाव होंगे, बीमारियां कई तरह की आएगी, तो बहुत सारी समस्याएं उसके साथ हमारी जुड़ी हुई है, जो हम लोग को समझना पड़ेगा। और इसको रिवर्स करने के लिए या इसको सम पर लाने के लिए कि बैलेंस एक हो जाए, उस बैलेंस के लिए हम लोग को सबको कार्यरत रहना पड़ेगा। जी, मतलब इंसान जिस चैन से जुड़ा हुआ है, इंसान जैसे एक चैन की तरह जुड़ा, ठीक प्रकृति का भी एक अपना चैन है, लेकिन वो चैन कहीं ना कहीं अब टूट रहा है, जिसकी वजह से प्रकृति में जो असंतुलन है वो बढ़ रहा है। और वाकई में एक गंभीर मुद्दा है, गंभीर विषय है, हम सभी को इस पर सोच विचार करना चाहिए। सिर्फ एक ही व्यक्ति क्यों, सिर्फ एक ही संस्थान क्यों, बल्कि हर एक व्यक्ति की ये जिम्मेदारी बनती है, ये कर्तव्य बनता है कि पर्यावरण के प्रति वो सचेत हो, जागरूक बने और उस दिशा में बेहतर काम करे। आपने खरपतवार का भी जिक्र किया, पर्यावरण की दृष्टि से अगर देखा जाए तो ऐसे कई सारे खरपतवार भी होते हैं, आपने उस दिशा में काम भी कर रहे हैं, आपके कई सारे वीडियोस भी हमने देखे हैं। तो ऐसे भी खरपतवार होते हैं जो पर्यावरण में प्रदूषण या फिर पर्यावरण के लिए घातक होते हैं, न सिर्फ पर्यावरण के लिए बल्कि इंसानों के लिए भी घातक साबित होते हैं। वो जरूर चाहेंगे इसके दुष्परिणाम क्या देखने को मिलते हैं, पर्यावरण की दृष्टि से देखा जाए, इंसानों को अगर लेकर देखा जाए, लोग कितने जागरूक है, कैसे लोगों के बारे में इसे जानकारी मिलेगी? जी, जब ये खतरे की बात है पर्यावरण का, तो इसमें कई चीज़ें आती है। ये ग्लोबल वार्मिंग की हम लोग जो बात कर रहे हैं, आप देखेंगे एक बड़ा अच्छा आजकल पर्यावरण सम्मेलन में जब बात होती है तो 6th एक्सटिंक्शन कहते हैं, 6ठी बार जो विनाश की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। एलिजाबेथ कोलबर्ट ने एक बड़ा अच्छा किताब इस पर लिखा है और उसको साइंटिफिकली लोगों ने प्रूव किया है। 5 बार धरती पे ऐसा हो चुका है और आजकल बोलते हैं अंग्रेजी में इसको कि अर्थ इज सफरिंग फ्रॉम फीवर, पृथ्वी को बुखार हो गया है। बुखार क्या होता है? किसी बीमारी का लक्षण होता है जी। तो आप उस लक्षण को अभी भी नहीं पहचान रहे। ग्लोबल वार्मिंग की जो बात है, जहाँ तक खतरे की बात है, खतरे कई तरह की चीज़ें। आप वार्मिंग से हम लोग सिर्फ गर्मी नहीं देखें, अतिवृष्टि, बहुत ज़्यादा ओलावृष्टि हो रही है तब भी, बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिर रहा है तब भी, कोई भी चीज़ ज़्यादा होगा, आप खाना भी ज़्यादा खा लेंगे, मिठाई अच्छी लगती है आपको, ज़्यादा खा लेंगे, कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो जाएगी। तो ये जो चीज़ों का ज़्यादापन या उसका ज़्यादा कम होना, दोनों चीज़ बहुत घातक दिशा की तरफ ले जा रहा है। एक बात मैं मतलब खरपतवार की बात करने से पहले मैं एक और डेंजर की बात जो बताऊंगा। देखिए, जहाँ तक सिर्फ हीट का जो मई जून में जो सबसे ज़्यादा गर्मी होती है तो हमेशा आता है पारा कई सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया, यहाँ का पारा कई सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। ये साइंटिस्टों का ये अच्छी तरह से मानना है कि 55 डिग्री जो टेम्परेचर है, 55 डिग्री पे आपका ब्रेन काम करना बंद कर देगा, हमारे आपके जैसे जो जीव हैं वो मर जाएंगे। आप ये देखेंगे पारा जो है 51 डिग्री 52 डिग्री टच करना
ये हम लोग सुनते रहते हैं। बचा कितना? सिर्फ 3 डिग्री। 3 डिग्री को बचाने के बाद जो मैं पहले भी जो बातें कह रहा था कि भाई पर्यावरण का संरक्षण करना है, संरक्षण में कितने लोग लगे हैं? अगर 135 करोड़ लोगों को ढूंढेंगे, कुछ हज़ार लोग मिलेंगे आपको, कुछ लाख भी मुझे शायद ही लगता है, चलो डाटा अलग चीज़ हो सकता है, कुछ लाख भी हो तो भी कम है, कुछ करोड़ हो तो भी कम, सब नहीं लगेंगे तो 52 से 55 बनाने की तरफ हम लोग जा रहे हैं। अब मैं 3 फेज में इस चीज़ को जो है हम लोग जो चर्चा करते हैं, इस चीज़ को हम आगे कंटिन्यू रखेंगे मुन्ना जी, लेकिन दर्शकों को फिलहाल यहाँ वक्त हो चला है एक यहाँ पर वो सेगमेंट दिखाने का जिस सेगमेंट में हम आपको आपके स्वास्थ्य के प्रति सचेत करते हैं, जागरूक करते हैं। जी हाँ, योग बिहान के माध्यम से आप सभी जानते हैं कि रोजाना बिहार अभियान अपने कार्यक्रम में योग बिहान के माध्यम से आपको रूबरू कराता है योग के अलग अलग क्रियाओं के माध्यम में आप किस तरह से स्वस्थ रह सकते हैं रोज़ाना सुबह सुबह करके। तो आज जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो पवन मुक्त आसन है, इसके क्या कुछ फ़ायदे हैं और किस तरह की ये क्रियाएं की जाती हैं वो भी देखते हैं हमारे आज के खास सेगमेंट में योग बिहान। नमस्कार दर्शकों, आपका स्वागत है। आज सबसे पहले हम पवन मुक्तासन से शुरुआत करेंगे, जिसे हमारे 2 साधक जगजीत जी और राजमणि जी आपको प्रदर्शित करके दिखलाएंगे। पवन मुक्तासन सामान्य स्वास्थ्य के साथ गठिया रोग में विशेष रूप से लाभकारी है। तो प्रारंभिक स्थिति में आ जाएं, पैरों को सामने की ओर फैलाएं। अब पैर की उंगलियों को हम लोग आगे की तरफ मोड़ेंगे, पुनः पीछे की ओर मोड़ेंगे। इसे कहते हैं पादांगुली नमन। हम लोग पंजे को घुमाएंगे। एक वृत्त बनाना है। 5 बार दक्षिणावर्त, पुनः 5 बार वामावर्त। तितली आसन। प्रारंभिक स्थिति, दाहिने पैर को बाएं जांघ पे और प्रक्रिया को ध्यान से देखेंगे। घुटने को छाती के पास लाएंगे। इसमें श्वास की स्थिति पे ध्यान देना है। जब घुटने छाती के पास आएंगे तो श्वास को हम छोड़ेंगे, जिसे प्रश्वास कहते हैं। और जब घुटने जमीन की तरफ जाएंगे तो हम श्वास लेंगे। इसे 5 बार दोहराएंगे। इस प्रक्रिया को पुनः बाएं पैर से दोहराएं। जीवनचर्या में शामिल करेंगे। इससे आपको शारीरिक, मानसिक और आत्मिक तीनों लाभ मिलेंगे। शरीर स्वस्थ होगा, मन की शांति मिलेगी और आत्मा पे पड़े मल और विक्षेप दूर होंगे। धन्यवाद।
जिसकी थी एक खास पहचान। ओहरे ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में। वो आवाज जिसमें ढाले गीत देते थे हर दिल को सुकून। जिस गली में तेरा घर न हो बालमा, उस गली से हमें गुजरना नहीं। वो आवाज जो बन गई थी शोमैन राज कपूर जी की आवाज। ओ महबूबा, ओ महबूबा, तेरे दिल के पास ही है मेरी। महान गायक मुकेश जी की सिंगिंग और जिंदगी से जुड़े दिलचस्प किस्से जानने के लिए देखिए रंगोली, रविवार सुबह 8 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर। हर बार मुझसे ताने की बात क्यों करती हैं? और कैसी बातें चाहते हैं आप मुझसे? भंवरा बड़ा नादान है, बगियन का मेहमान है। ताने के लिए मैंने अपना सब कुछ निछावर कर दिया। शराब मैं भी पीता, मगर तुम्हारी तरह नशे में पागल नहीं हो जाता। पर स्त्री को छुआ तूने? निकल जा यहाँ से, निकल जा। कोई दूर से आवाज़ें चले आ। इस पैसे को उन बच्चों में बांट दो जिनका बचपन अपन की तरह फुटपाथ से शुरू होता है। हम टाइगर पालते हैं तो टाइगर को सिधाना भी जानते हैं। अपन साला तुमको बनाता है तो मिटाना भी जानता है। तुम पैसों के लिए वादा तो क्या, अपना ईमान भी बेच सकते हो। टाइगर नजरें नहीं बदलता और मैं तुम्हें बात बदलने नहीं दूंगी। कैसी लग रही हूँ मैं, कैसी लग रही हूँ मैं। आओ जी बिन्नी। 4 दिन क्या मदद की कि सर पे चढ़ जाएगा। राखी बांधू से आज राखी बांध के तेरा दिया तू इधर ही। 100 बात की एक बात, मोहल्ले की लड़कियां बहन होती है। वही झंड हो गई बंदे की बंदा की नहीं। गट्टू मुंह से मुंह वाली हवा दे जल्दी। हवा तो भर ले। ये प्यार के लिए ना बहुत हिम्मत चाहिए होती है। बताओ क्या करना है? जाके भैया से शादी की बात। हाँ बोल। नहीं हो बस। अब एक लौंडा बता दो हमें, दुनिया में एक लौंडा जिसने लड़की को देख के पहली बारी में बोल दिया हो कि मतलब क्या लड़की है ना, काश मेरी बहन होती। ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत करना चाहेंगे हमारे खास कार्यक्रम बिहार में। और आज के हमारे खास मेहमान हैं सीआरपीएफ के सीनियर कमांडेंट मुन्ना कुमार सिंह जी। पर्यावरण संरक्षण को लेकर आपने 3 फेज आप बता रहे थे, जरूर चाहेंगे उसके बारे में बताएं। और अर्बन इलाकों में खासतौर पर देखा जाए तो आपकी एक मुहिम भी चल रही है, कैसे इसकी सुरक्षा प्रदान की जा सकती है पूरे तरीके से अर्बन इलाकों में पर्यावरण के संरक्षण को लेकर? और क्या लगता है कि किस तरह की जो लापरवाही है ज़्यादातर लोग देखने को मिलता है पर्यावरण के पेड़ पौधे को लेकर, जरूर चाहेंगे बताएं। 3 फेज में जो पहली चीज़ है, जो लगे हुए पेड़ हैं जो आपको दिख रहे हैं या जल के स्रोत हैं जो भी दिख रहे हैं, उसका संरक्षण करना जरूरी है। अगर पेड़ पर केंद्रित करके मैं जब बात करूं, पेड़ों को किस प्रकार से हम लोग हानि कर रहे हैं, वो आप अगर एक पेड़ के पास खड़े होंगे तो आपको दिखेगा। लोहे की ट्री गार्ड जो लगती थी, वो गार्ड लगा दिया गया, हटाने का किसी ने प्रयास नहीं किया। फिर चाहे हमारे सिस्टम में इस तरह की कोई ऐसी व्यवस्था नहीं कि उसको हटाया जाए, तो समयबद्ध तरीके से उसको भी हटाना है। नहीं हटाने पे कई जगह आप देखे होंगे कि पेड़ों के आर पार, उसके तना के आर पार हो जाता है। हमारे सीने में, हमारे शरीर में कहीं पर कुछ चुभे कितना खराब लगेगा। पेड़ एक जीवन चीज़ है, तो वो उसको बढ़ने में हानि कर रहा है, साथ ही साथ उसको मार रहा है। दूसरी चीज़ आप देखिए क्या कर रहे हैं, आसपास उसके पक्का कर देते हैं, चाहे रोड हो तब, चाहे घर के आसपास हो, तो हम लोग सोचते हैं कि जल्दी से उसको पक्का कर दे साफ सुथरा रखने के लिए। आप पक्का कर दिए तो बारिश जो हो रही थी, बारिश का पानी तो ले रहा था बेचारा,
चाहे कहीं से कितना जल आप दे देंगे उसको, एक लोटकी में हम लोग जल चढ़ाने जाते हैं छोटे से लोटे में, या थोड़ा सा जल से उसका काम तो नहीं चलेगा, एक पड़ा हुआ पेड़ है तो उसको जो बारिश होती है तो बारिश के सिस्टम से सॉइल के थ्रू उसको जो पानी जाना चाहिए उसका रास्ता हम लोगों ने रोक दिया। अब जो सबसे जो अच्छे पेड़ हैं, पीपल, बरगद, इस तरह के जो पेड़ हैं जो पूज्य है हमारे लिए, उसकी पूजा की भी पद्धति हम लोगों ने कुछ इस तरह से किया है, बड़ा गलत तरीका उसको अपनाते हैं। घर में कोई फोटो टूट गया, शीशा है उसका, घर में पूजा पाठ के प्लास्टिक है, कहाँ फेंकना भाई, जाके पीपल के जड़ में डालो। क्या पीपल का जड़ वो आपके टूटे फूटे और इस तरह के कचड़े के लिए थोड़ी बना है? बायोडिग्रेडेबल चीज़ उसको मिलेगा तो खाद बना लेगा, घास है, पत्ता है, कुछ इस तरह की चीज़ें मिलेगी तो उसको खाद बना लेगा। एक और चीज़ देखिएगा, जो धागा बांधते हैं उसको हम लोग, धागा बांधना प्रेम का प्रतीक है, रक्षा सूत्र बांधना चाहिए। रक्षा सूत्र का मन का हमारे यहाँ मुख्यमंत्री जी भी शुरू किए, झारखंड में पहले महादेव महतो जी, सुरेंद्र जी ने शुरू किया था, जो बहुत बड़ा आंदोलन बना रक्षाबंधन जंगल बनाने का, कि पेड़ों को भाई बहन की तरह प्रेम करने की आदत हो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन पहले जब ये शुरू किया गया था चीज़ें, चाहे जो भावना लोगों में आई थी, तो कच्चे धागे होते थे, साधारण सूत के धागे होते थे, वो बांधे अपने समय से गल जाते थे। आज के ज़माने में हम लोगों ने क्या किया, सिंथेटिक धागे बांधते हैं। सिंथेटिक धागा जो है उसको बांधिएगा वो गलता नहीं है, खराब नहीं होता, साल दर साल हम बांधते जाते हैं। कई पेड़ों में हमने देखा कि इतनी मोटी लेयर जो है, तकरीबन 6-7 इंच का एक लेयर बन जाता है। अब उस लेयर में क्या हुआ, जितने भी खतरनाक कीड़े मकोड़े हैं, दीमक है, इस तरह की चीज़ें अपना घर बना लेता है। वो घर बना के क्या करता है, उसके खाल में छेद कर देता है। पेड़ों का जो दाना पानी जो है ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर जो जाने की जो व्यवस्था है, पेड़ की बढ़ने की व्यवस्था सारे उसके खाल के थ्रू है। उस खाल को आपने जो है वो बार्क जिसको बोलते हैं अंग्रेजी भाषा में, उसको हम लोगों ने उसमें परफोरेशन उसमें छेद कर दिया। आप उसके बाद वो धीरे धीरे पेड़ मरना शुरू हो जाता है। पेड़ों के पत्ते का रंग देख कर क्या बता देंगे कि पेड़ों में जो उसकी स्वस्थ होना चाहिए वो स्वस्थ नहीं हो रहा है। तो इन चीज़ों के प्रति लोगों को सचेत करना, मैं इस माध्यम से भी लोगों को कहना चाहूँगा कि पेड़ों को आप, जंगल में हम पेड़ को तो सेवा करने नहीं जाते हैं, बृहद जंगल हो कहीं हम नहीं जाते हैं। प्रकृति को हमारी ज़रूरत बहुत ज़्यादा नहीं है, हम उसके साथ छेड़खानी ना करें तो भी वो बढ़ता रहेगा। बारिश के समय में बारिश ले लेगा। अब पेड़ पे पत्ते गिरने की प्रक्रिया को देखिए, पत्ता गिरता है, गर्मी से वो सूखता है, फिर उस पर बीज गिरता है, फिर पानी गिरता है, कितना अच्छा तरीका है वो, उसका अपना खाना पानी, उसका जो अगला जो बच्चा पैदा होगा, जो उसका छोटा पौधा तैयार होगा, फिर वो पेड़ बनेगा, वो व्यवस्था प्रकृति ने कर रखा है। वो सारी व्यवस्था में हम लोग जा करके कतरन डालते हैं। हम लोग भाई पत्ता से गंदगी हो गया, झाड़ू उड़ू मारे, कहीं पर आग लगा दिए। एक तो उस पेड़ का हानि की, उसके पत्ते को बटोर के आग लगाए, आग लगाने से जो प्रदूषण पैदा किए वो अलग से किए, साथ में वो जो बीज गिरा है वो सब चीज़ हम उगने लायक जगह ही नहीं छोड़े, हम लोग पक्का कर दिए उसको। तो उसको संग्रहण करना, उसके लिए भी व्यवस्था एक सोचना चाहिए कि हम लोग कहाँ हानि कर रहे हैं। और ये ऐसा कुछ नहीं कि पढ़ने से आएगा, ये संवेदना से आएगा। आप देखिए कि पेड़ कैसे बढ़ता है, क्या उसके बढ़ने की प्रक्रिया, हम कहाँ हानि कर रहे हैं, तो हम उसको छोड़ेंगे। कम से कम ये हानि पहला चीज़ है। तो हर व्यक्ति को चाहिए जो उसके घर के आसपास, उसके वर्क प्लेस, जो भी दुकान है तब, मकान है तब, ऑफिस है तब, स्कूल है, कोई इंस्टीट्यूट है, ऑफिस है, इस तरह की चीज़ों में जहाँ भी एक पेड़ को कम से कम संरक्षित करें। देखिए कि इन सब चीज़ों की जो प्रॉब्लम, लोग कील ठोक देते हैं, प्रचार के लिए जो है अपना पोस्टर उसमें लगा लेते हैं। कई जगह मैं देखा हूँ बड़े बड़े रॉड लगा करके उसमें टायर वगैरह डाल दिया, चाहे कोई अपनी दुकान उसमें खोल रखा है, अपने दुकान का जो है उससे आश्रय ले रखा है कि उसी पर लगा करके अपना खोल रहा है। एक तो ज़मीन कब्जा किया हुआ, रोड कब्जा किया हुआ, लोगों को मुसीबत कर रहा है। और कब्जादारी से भी प्रदूषण बहुत बढ़ता है। अब जहाँ तहाँ रोड पर जब कब्जा किए हुए तो गाड़ियाँ ज़्यादा देर रुकती है, ज़्यादा धुआं फेंकती है। तो रोड को स्मूथ होना जो है कि तुम आदमी ट्रैफिक आसानी से चले, तो उससे थोड़ा प्रदूषण का लेवल कम होगा। ये भी एक अर्बन प्लानिंग में ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। एक और चीज़ आप देखेंगे शहर के परिप्रेक्ष्य, पटना में देखेंगे जो पुराने इलाके हैं, ऐसे घर के ऊपर घर बने हुए, बिल्कुल गैप नहीं है, चलने का रास्ता नहीं, वो हमेशा जाम लगा रहता है। तो जो जाम लगा हुआ प्रदूषण फैला रहा है। वहाँ जो लोग रह रहे हैं उसको सोचिए कि उतना प्रदूषित हवा मिल रहा है। कोई हमारे यहाँ इंडस्ट्री नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसके कारण बहुत प्रदूषण हो। फिर भी यहाँ जो AQI जो बोलते हैं, एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है बहुत ही ख़राब है। कई शहरों से हम लोग ख़राब है। सिर्फ ये प्रदूषण, ये एक तो धूल है और दूसरा जो है ये गाड़ी का प्रदूषण है, इसके कारण हो रहा है। तो कॉलोनी जो है प्लांट कॉलोनी बननी चाहिए कि हर तरह के घर हो, बीच में पार्क हो, उसके घर के आसपास पेड़ हो, जो कॉलोनी की बाउंड्री बनी उस पर पेड़ पौधे हो, कुछ जल संचयन का जगह हो। आजकल रेन वाटर हार्वेस्टिंग की बात हम लोग करते हैं, तो रेन वाटर को वेस्ट न जाने दें। रेन वाटर जो बारिश हो रही हो, बारिश को हम लोग संग्रहित करें, उसका उपयोग करें। इस तरह की चीज़ें जो बनना चाहिए, संरक्षण जरूरी है। ये संरक्षण पहला फेज है। दूसरा चीज़ है जो खरपतवार की बात आप कर रहे थे। खरपतवार में पूरे दुनिया में रिकॉग्नाइज जो है मानता है कि 3 सबसे खराब जो है खरपतवार है। पहला नंबर पे गाजर घास आता है, जिसको हम लोग कांग्रेस घास भी कहते हैं, पार्थेनियम हिस्टोफोरस कहते हैं बायोलॉजी की भाषा में।
ये सफ़ेद छोटे छोटे फूल होते हैं जो बड़ा डायमंड की तरह, एकदम हीरे की तरह दिखता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। छोटे पौधे होते हैं, कुछ पौधे बढ़ जाएंगे तो 3 फीट के आसपास पे आते हैं और बहुत ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करता है। किसी भी नाली किनारे चले जाइए, सड़क किनारे चले जाइए, रेलवे लाइन के किनारे चले जाइए, खूब मात्रा में दिखेगा वो। और वो हानि किस तरह से करता है, हमारे जानवर अगर उसको चर लिए तो उनको चकता पूरा शरीर पे हो जाएगा। धीरे धीरे अगर दुधारू जानवर है दूध देना बंद करेगा, वो मर भी जाते हैं। वहाँ का जो सॉइल है उस मिट्टी को इस तरह से म्यूटेशन करता है कि उसको ख़राब कर देता है, बाकी फसल के होने लायक वो अच्छा से नहीं रहने देता है। तीसरी चीज़ हमें किस तरह से हानि कर रहा है, हमारे सांस में जाता है, सांस के पूरे सिस्टम को, स्किन का कैंसर और सांस के कैंसर तक के बीमारियों के लिए बहुत बड़ा कारक है। हम लोग जो बार बार जो है कई जो वीडियो की आप चर्चा कर रहे थे, कई वीडियो के माध्यम से, चाहे कुछ लोगों ने इंटरव्यू लिया, उस माध्यम से हम बताना चाहें कि आजकल हम लोग बोलते हैं अपने बच्चों को, यार हम अपने उम्र में इतना खेलते थे, तुम्हें इतनी जल्दी जो थक जाते हो। हर खेल के मैदान में अब चले जाइए, जो भी बड़ा मैदान है वहाँ पे छाया हुआ है। अब ये सांस में जब आता है, मॉर्निंग वॉक करने जा रहे हैं, तब इवनिंग वॉक करने जा रहे हैं, बच्चे खेलने जा रहे हैं, तो उनके सांस में वो आ रहा है, वो हफनी पैदा करता है, वो आपको थकान, आपके स्टेमिना को कम करता है और धीरे धीरे वो कैंसर तक का कारण जो है, बाकी जो सांस से जितने भी संबंधित बीमारियां हैं उसको पैदा करता है। तो गाजर घास इतना खतरनाक चीज़ है, उसको भी हटाने के लिए कम से कम 3 फेज का काम करना चाहिए। फिजिकली उखाड़ सकते हैं तो उखाड़िए, अपने हाथ को बचाव करते हुए मुँह उखाड़ करके उसको जितना जल्दी हो उसको जला दें या मिट्टी में ऐसे डाल दें, काट करके, जैसे भी हो सकता है कि आप देख रहे हैं, जानिए तो पहले। बहुत लोग पहचानते ही नहीं कि गाजर घास है, उनके घर के बाउंड्री में, उनके खेल के मैदान में, उनके पार्क में है कि बड़ा अच्छा देखने में बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन ये इतना हानि कर रहा है और धीरे धीरे हानि कर रहा है तो लोगों को पता नहीं चलता है। तो पहला तो उसको फिजिकली जैसे भी हो सकता है उसको हटाइए। 2 चीज़ें उसको हटाने के लिए बड़ा अच्छा चीज़ एक आता है, एक मैक्सिकन बीटल बोलते हैं, एक कीट होता है, कीड़ा है, वो सिर्फ गाजर घास को खाता है, बड़ा अजूबा चीज़ है। इसमें वेबसाइट पे सारी चीज़ें उपलब्ध है। DWR डायरेक्टरेट ऑफ वीड रिसर्च जबलपुर में है, सरकार के संस्थान है, बहुत ज़्यादा काम करो, वीडियो बना करके, पोस्टर बना करके, कीट पैदा करके लोगों को भेजते हैं। तो उस कीड़े को आप ब्रीड करने दीजिए जहाँ भी गाजर घास हो। वहाँ पर जब कीड़ा का संख्या बढ़ गया तो एक आध डाली वहाँ से निकाल के दूसरे गाजर घास की जगह पर डाल दें। तो उसमें जितने लोग, मान लीजिए हर गाँव में लोग सचेत हो जाए, इस माध्यम से भी कुछ लोग जान करके इसको शुरू करें। हम लोग यूट्यूब पे, चाहे ऐसे DWR जो बोला हूँ, डायरेक्टरेट ऑफ वीड रिसर्च की साइट पे जा करके देखें, इसको जाने। आसपास जो आपके एग्रीकल्चर साइंटिस्ट है, जो जानकार आदमी, उससे इस चीज़ को जाने। तो पहला चीज़ उसको उखाड़ करके जैसे भी हो सकता है ख़त्म कीजिए। दूसरा चीज़ इस कीट को डालिए तो कि वो इंड्यूस हो जाए तो कम हो जाएगा। तीसरा चीज़, कुछ ऐसे पौधे हैं जैसे गेंदा का फूल है, धैंचा है जो हमारे यहाँ जो जानवर को लिए चारा होता है, चकोरा एक आता है, कैसिया तोरा उसको बोलते हैं। इस तरह की जो चीज़ें हैं जो फास्ट ग्रोइंग है, इवन अरंडी का जो आप देखेंगे कई जगह रोड किनारे है, जहाँ होगा वो नहीं होने देगा। तो बायोलॉजी में कंपटीशन है, ये पहले उग गया तो उसको नहीं उगने देगा। ये सॉइल का अपना एक साइंस है, प्रकृति का एक अपना विज्ञान है। उस विज्ञान में ऐसे चीज़ों को आप डालें तो ये तीनों फेज में उसको हटा सकते हैं। अब एक फेज में बताया संरक्षित करना, दूसरा चीज़ है इस तरह के घास खरपतवार को हटाना। एक इस वीड की चर्चा कर रहा हूँ, 2 और वीड है, एक लैंटाना कमारा बोलते हैं, उसको पुटूस बोलते हैं। पुटूस को कटीला उसका तना होता है और बड़ा अच्छा उसका प्यारा सा फूल होता है, कई रंग में आता है। उसके फूल के उसका प्यारापन देख करके बहुत लोगों को मैं देखा हूँ गमले तक में लगाते हैं। इसके भी जो छोटे छोटे इसके जो पॉलन, फूल के अंदर जो चीज़ें हमें सूक्ष्म चीज़ें नहीं दिखती है, वो सांस में आकर के बहुत बड़ा बीमारी करता है। मैं किसी अच्छे पर्यावरण के मैगजीन में पढ़ रहा था कि झारखंड, छत्तीसगढ़ जहाँ इतने जंगल है, वहाँ किसी भी तरह सांस का रोग नहीं होना चाहिए, फिर भी सांस का रोग है। उसका सबसे बड़ा कारक पुटूस है। और अब तो पार्थेनियम भी हर जगह फैल गया है, जो गाजर घास। इनके जो पॉलन है, जो उसमें फूल के अंदर जो भी चीज़ होता है, छोटा सा जो भी नाम ले, फूल के अंदर तो बहुत सारी चीज़ जो हमें नहीं दिख रहा है, वो चीज़ें हवा के साथ आ रही। तीसरा है जलकुंभी, वो भी आपको हर जगह दिखा होगा। जहाँ भी पानी ठहरा हुआ है, तालाब हो, झील हो, इस तरह की कहीं भी नाला जो जा रहा है, पुराने जो नहर जो हम लोग को छोड़ दिए गए हैं, उस नहर में चाहे उसको अब नाले बना दिए, उस जलकुंभी उसमें छाया हुआ है। जलकुंभी को आप ध्यान से देखेंगे तो जलकुंभी के बीच में ऐसा बल्ब जैसा एक चीज़ होता है। उस बल्ब को कभी फाड़ करके देखिएगा। जब बल्ब को ऐसे फाड़ेंगे, इतना सुंदर बनावट उसमें होता है, बड़ा अच्छा जो कपड़े का महीन बनावट जैसा होता है। वो क्या, ऑक्सीजन चैम्बर है उसका। पानी, जैसा कि हम लोग जानते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से पानी बना है, तो पानी का सारा ऑक्सीजन वो बंद कर लेता है उसमें, और इतनी तेजी से बढ़ता है। आप देखेंगे जलकुंभी थोड़ा दूर में दिखेगा कोने में, धीरे धीरे पूरे के पूरे तालाब में, पूरे झील में वो छा जाता है। तो उस पानी का पूरा ऑक्सीजन उसने खींच लिया, बचा सिर्फ हाइड्रोजन या बहुत कम ऑक्सीजन उसमें बचा। अब उसमें जो है, जो जल जीव है, कछुआ है, मछली है, जिन चीज़ों को हम लोग जानते हैं, वो सारे जीव मरना शुरू हो जाएंगे, वो पानी सड़ना शुरू हो जाता है। और इस जलकुंभी का हमारे लिए तो कोई उपयोग नहीं है, हमें जल के लिए उपयोग है। तो जल से जलकुंभी
बिल्कुल हटाया जाना, जहाँ भी हो उसको जिस तरह से भी हटा सकते हैं हटा करके, जला करके, जो भी चीज़ करना हो, जैसे भी हटाने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, उसको हटाना जरूरी है। ये गाजर घास और पुटुस को ख़त्म करना जरूरी है। इसमें कोई बेवजह की कोई और लॉजिक देने आए, अब जितना पढ़ सकते हैं, जितना जान सकते हैं, और साधारण भाषा में हम इतना रिसर्च करके वहाँ तक पहुँचे, तब तक इतनी हानि क्यों हम करने जाए। मैं काफ़ी उस पर वर्क किया हूँ, काफ़ी पढ़ाई किया हूँ, काफ़ी साइंटिस्टों से मिला हूँ ये, और पूरे दुनिया में आप आजकल के ज़माने में सबसे बढ़िया है इंटरनेट के थ्रू जो है अच्छे जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसके साइट पर देखें। DWR एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, कृषि वैज्ञानिक जो भी आपके आसपास है उनसे जाकर के मिले, उनसे बात करें, इन तीनों को हटाने के लिए जो प्रयास हो सकता है उसको हटाएं। फर्स्ट पेज हो गया संरक्षण करना, दूसरा पेज हो गया इन तीनों वीड को, कम से कम 3 ये जो चीज़ है। बहुत सारे वीड प्रकृति में बहुत अच्छे हैं, जैसे अकवन आप एक देखते हैं, इसको नॉर्मल भाषा में बोलते हैं, कितना बढ़िया चीज़ है। ये वीड जो है हो रहा है तो बहुत सारा एंटीबायोटिक का काम हमारे लिए करता है। ये अरंडी, चाहे चकोरा की जो बात कर रहा हूँ, धैचा की बात कर रहा हूँ, हमारे जानवर भी उसको चरते हैं, हमारे लिए उपयोगी है। एक ऑक्सीजन का अपना जो काम कर रहा है, कहीं पर नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम कर रहा है, बहुत सारे। चलिए उस साइंस पे हम लोग नहीं जाए, जनरल बात करते हैं। पौधारोपण को लेकर क्या प्रोसेस जो प्रक्रिया होती है और उसका सही मौसम कब होता है, जो कहीं भी प्लांटेशन करना चाहते हो? ऐसे पौधारोपण सालों भर किया जा सकता है, आप अगर सही माहौल उसके लिए बना देते हैं तो, क्योंकि बहुत ज़्यादा सर्दी या बहुत ज़्यादा बारिश, बहुत ज़्यादा गर्मी होगी तो पौधे कुंभला जाते हैं, मर जाते हैं। पेस्ट सीजन, ये जो मानसून का जो खत्म होने का जो समय होता है, रफली जो पहले के फेज के मुताबिक चले तो 15 अगस्त के बाद हो तो बड़ा अच्छा होता है, क्योंकि अभी भी मौसम अनुकूल है। हाँ, अभी भी अनुकूल है। और बिहार के परिप्रेक्ष्य में बाढ़ भी एक चीज़ होती है, जहाँ बाढ़ग्रस्त इलाका है, कई बार अगस्त सितंबर में बाढ़ आ जाता है, तो बाढ़ को भी देखते हुए मेन चीज़ है कि धरती में उतनी सीलन हो, उतनी ह्यूमिडिटी हो, उसके मुताबिक हम लोग लगाएं। क्या चाहिए होता है पौधा को ग्रो करने के लिए? पानी, हवा, धूप। हवा तो चलिए मिल रहा है, खुले में हम लगा रहे हैं, तो पानी उसमें हो मिट्टी में। वो सीजन जो है बरसात के जस्ट बाद वाला सीजन, बरसात के पहले लगाएंगे तो बारिश अगर ज़्यादा होती है तो उसके कारण भी जो है मरने का खतरा रहता है। और धूप उसको मिलना चाहिए, जो बैलेंस धूप जो है, बहुत ज़्यादा गर्मी भी नहीं। सर्दी के समय में सर्दी के कारण कुम्हलाने का खतरा रहता है, इसलिए अभी भी सीजन है बिहार में। तो मेरा जहाँ तक असेसमेंट है, सितंबर अक्टूबर भी बहुत बढ़िया सीजन है। नवंबर के बाद सर्दी आती है, कुछ लोग नवंबर में भी लगा रहे हैं, अगर उसका देखभाल ठीक कर सकते हैं। चाहे किसी भी समय, कोई बुरा समय नहीं, समय तो सारा समय है, लेकिन ये समय बहुत अनुकूल है जिस समय पे हम लोग बात कर रहे हैं। पौधारोपण के साथ एक बड़ा अजीब सा चीज़ हो गया। हम लोग जब से 25-30 साल से तो मैं इस चीज़ पे काम कर रहा हूँ, बहुत जगह हुआ कि चलो बड़ी भीड़ लगी, 10,000 पौधे लगाने, 5,000 पौधे लगाने, अगले दिन देखिए वहाँ JCB चल गया या कुछ और बन गया वहाँ। तो कम से कम 25-50 साल के लिए ना पौधे लगेंगे। वो पेड़ तो बनने दीजिए, पौधा लगाते किस लिए? कि वो पेड़ का रूप ले। प्रकृति अपनी विशालता में उसकी सौंदर्य है। प्रकृति में बड़े पेड़ हो, बड़े ऊंचे पेड़ हो, देखने में कितना अच्छा लगता है। जंगल में हम लोग जाते हैं देखने, चाहे कहीं भी, यहाँ पटना में शहर में जो बड़े पेड़ हैं देखने में कितना अच्छा लगता है। आप चिड़ियाघर में चले जाएं तब, चाहे रोड किनारे ही कोई बड़ा पेड़ है। कई जगह रोड चौड़ीकरण के कारण बेचारों उनकी तो बड़ा बुरा हाल हुआ, कई जगह काटना पड़ा, कुछ तो रिप्लेस हो पाया, तो बड़ा बुरा लगता है। छोटा मोटा जो है ऐसा उस पेड़ में ठीक है, वो बढ़ेगा, जब बड़ा होगा तो कुछ बड़े पेड़ों को रहने देना, उसको बढ़ने देना जरूरी है। तो बढ़ेगा कितने सालों में, तो उस साल तो देखिए। अब पौधारोपण की जहाँ तक बात है कि पौधारोपण अक्सर वही है कि मतलब हम लोग उसको खेल बना दिए, सेल्फी का एक खेल बना दिया। आजकल सोशल मीडिया आ गया तो भाई हमने इतने पौधे रोपे, जल्दी से एक सेल्फी लिया, चाहे उसके साथ फोटो खिंचाया, जल्दी से जल्दी उसको फेसबुक पे या जहाँ भी जिसको जो डालना है वो डाला, हो गया कि बड़ा नाम हो गया। वो नाम बहुत ही क्षणिक होता है। फेसबुक पे आपका अपना पोस्ट आप देखें, चाहे हमारा कोई भी पोस्ट हो, कितने दिन, उसकी पूरी लाइफ 2-4 घंटे, 10 घंटे, बहुत से 24 घंटे की लाइफ, उसके बाद कोई आपके फेसबुक पोस्ट को नहीं देखने जाता है। लेकिन जो हम कर रहे हैं एक शाश्वत काम कर रहे हैं, 100 साल के लिए, 200 साल के लिए कर रहे हैं। पीपल बर्गर तो कई 100 साल जीता है। उस तरफ सोचना चाहिए कि शाश्वत जो पेड़ हम लगा रहे हैं संरक्षित कम से कम 25-50 साल कैसे रहे। खाली लगा करके फोटो खिंचवा करके हम ना जाए। तो पौधारोपण सिर्फ पौधा उठाया कहीं पर लगा दिया, कैसा जैसा तैसा पौधा हो, चीज़ जरूरी नहीं है। हम लोगों ने इस साल तरु मित्र के साथ, बहुत सारे कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ के साथ जो है, खासकर पटना आर्ट कॉलेज हम लोग को बहुत इसमें सहायता किया है। पटना यूनिवर्सिटी के VC साहब जो है सारे कॉलेजेस के थ्रू बहुत मदद उसमें कर रहे हैं। तो काफ़ी अच्छी वॉलंटियर्स की टीम बनाए। अब उस वॉलंटियर्स को लेकर के पहले बीज संग्रहण हम लोगों ने किया। बीज का अप्रैल के बाद देखेंगे अधिकतर जो फल है वो पकने लगते हैं। आम है, लीची है, जामुन है, नीम है, इतनी बहुत सारी चीज़ें। उन चीज़ों का चिड़ियाघर में हो, गांधी मैदान में हो, तरु मित्र जैसे उसके कैंपस हैं, तो उस जगह से बीज का संग्रहण कर ले। जितना बीज आप जमा कर ले, बीज को ठीक ठाक करके रख ले। अब आता है कि एक पॉट होना चाहिए, दूध का पाउच हो, तब चाहे कोई भी ऐसा डब्बा हो। हम लोगों ने लार्ज स्केल पे काम करना था, हम लोगों ने 10 लाख का एक टारगेट बनाया है। तो उसके लिए पॉली बैग्स चाहिए, तो उस पॉली बैग में मिट्टी खाद चाहिए। तो पॉली बैग को भरने का भी फर्ट है। मिट्टी खाद जब भी बारिश में मिलता, बड़ा मुश्किल से बहुत खर्च करना पड़ता है।
उसको जमा करके वो मिट्टी उसमें जमा करें, उसमें एक बीज डाल दे या बीज का एक बेड बना दे, उसमें से जो सैपलिंग आने लगे तो सैपलिंग को उसमें लगा दे, तब एक पौधा तैयार हो। अब पौधा लगाने की जगह जो सुरक्षित जगह हो, जहाँ गार्ड लग सके, जहाँ गाय बकरी ना चरे। अब गाय बकरी से ज़्यादा हानि तो आदमी कर देता है खुद ही, आदमी भी उसको हानि ना करे। तो आदमी के भी दिमाग में ये चीज़ डालना जो है, पौधा ज़मीन पर रोपने से पहले दिमाग में रोपना जरूरी है, लोगों को बताया जाना चाहिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जुड़े, उनको संवेदनशील बनाए इसके प्रति, तो पेड़ तो अपने आप लगेगा। अभी सरकार का, बिहार सरकार का ही 5 करोड़ का मिशन है, उस पर काम चल रहा है। यानी कि इस पर आप काम कर रहे हैं, तो ईमानदारी होना बहुत ही जरूरी है। ईमानदारी होना बहुत, जी जी, एक शब्द में आप कहें तो ईमानदारी से लगाइए और उसको देखिए कि ये जो इसे बच्चा को पाल रहे हैं ये बढ़ रहा है कि नहीं, बढ़ करके हमें पूरा अपने स्वभाव पे आकर के हमें उसका जो फायदा है, जितने ऑक्सीजन देना है, और पेड़ बहुत कुछ देता है, फल देता है आपको, लकड़ी देता है, जितनी तरह की चीज़ें हैं, इतना सुंदर फूल देता है, हवा तो दे ही रहा है, कई सारे चिड़ियों का आश्रय देता है। तो प्रकृति का पूरा वो बनावट है पौधारोपण की जो चीज़ है। तो तीनों फेज जो है मैं एक बार और रिपीट कर दूंगा, जो लगे हुए पेड़ है उसको संरक्षित करें, ये जो खरपतवार है, गाजर घास, पुटूस और जलकुंभी, उसको हटाएं, फिर पौधारोपण का काम करें, तरीके से पौधारोपण का काम करें। इसमें बहुत कुछ सीखने की बात नहीं है, थोड़ी बहुत जानने की चीज़ है। आप किसी के साथ लगे हुए हैं, सिर्फ फोटो खिंचाने के लिए, नाम कमाने के लिए पौधारोपण को ना किया जाए, क्योंकि लगाने के बाद उसका जिम्मेवारी भी लीजिए, कम से कम 3 साल 5 साल उसको देखिए पेड़, और इसमें लगेंगे तो खुद ब खुद वो पता चल जाएगा कि हाँ किसको क्या जरूरत होगी पर्यावरण को लेकर। ये तो पर्यावरण के संरक्षण को लेकर हमने बात की। अगर आपके बारे में बात की जाए तो सीआरपीएफ के सीनियर कमांडेंट है और इसके पहले मणिपुर में आपकी तैनाती थी, जम्मू कश्मीर में भी काम कर चुके हैं और झारखंड के जंगलों में भी। हमारे देश में कहें या फिर हमारे कुछ राज्यों में कहें तो नक्सल बहुत ही बड़ी समस्या। आपको क्या लगता है जहाँ जहाँ आपकी जो ड्यूटी लगी वहाँ वहाँ किस तरह चुनौतियों का सामना करना पड़ा नक्सलाइट्स को लेकर? नक्सलवाद के पूरे विश्लेषण पे हम नहीं जाएंगे, समय भी कम है, उस मुताबिक मैं बताना चाहूँगा कि विकास की प्रक्रिया में कहीं ना कहीं जो विद्रुपताएँ रह गई उसके कारण ये पैदा हुए। बहुत जगह हम लोग विकास अभी तक नहीं पहुँचा पाए, लेकिन अब मॉडर्न 75 साल हो गए हमारे आज़ादी के, अब बहुत जगह उस तरह की चीज़ें, सड़क पहुँच गई, बिजली पहुँच गई है। बिहार के परिप्रेक्ष्य में 2 इलाके हैं, गया औरंगाबाद का जो इलाका जिसमें चकरबंधा का जंगल पड़ता है, दूसरा इलाका हो गया जमुई, लखीसराय, मुंगेर, इसको मिलाकर के भीमबांध का जंगल पड़ता है। हमारी मैक्सिमम तैनाती उन्हीं दोनों क्षेत्रों में है। तो इधर जो हमारे जो मुखिया हैं, बिहार सेक्टर के हेड हैं आईजी साहब, उनके नेतृत्व में एक बड़ा अच्छा अभियान चला कि हम लोग बार बार जंगलों में जाते आ जाते, फिर वो रहते वहीं पर जो है, फिर कुछ न कुछ वारदात करते रहते, चाहे अपने आप को संगठित करते रहते हैं। तो हम लोगों ने फॉरेस्ट से मिल करके कि फॉरेस्ट के जो रोड है वहाँ पर उसको एक्टिवेट किया जाए और अंदर में जितना भीतर हो सके वहाँ जाके अपना कैंप बनाए। ये अभियान इतना सफल रहा कि आज के डेट में अगर मेरे पास वो अथॉरिटी हो तो मैं मुहर मार के बता दूं कि बिहार में नक्सलिज्म साफ हो गया है। मैक्सिमम लोग या तो मारे गए, सरेंडर कर दिए, अरेस्ट हो गए या भाग गए, और उनके जितने साजो सामान थे, जहाँ भी उन्होंने बड़ी बड़ी गुफाएं थी, दुनिया भर का सामान उन्होंने जमा कर रखा था, वो सारे सामान जो है किसी न किसी की निशानदेही पे हम लोगों ने जो है उसको अपने कब्जे में ले लिया है। उन सभी इलाकों को हम लोग अपने कब्जे में ले लिया और हम जाके वहाँ बैठ गए। अब उनके बैठने की कोई जगह शायद नहीं है और वहाँ तक रोड, रास्ता, कैंप बड़ा अच्छा से बन गया। तो बिहार के परिप्रेक्ष्य में आप मतलब अगर मेरी ये अथॉरिटी हो कहने की तो हमें कह सकते हैं नक्सलवाद तकरीबन ख़त्म है। थोड़ा सा परसेंटेज रहने दीजिए कि पॉइंट में, और पूरी ख़त्म करने का अथॉरिटी जिनके पास है वो लोग अथॉरिटी के तहत इस बात को कहें तो अच्छा रहेगा। नक्सलवाद बहुत बड़ा चैलेंज है। मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री तो उन्होंने बताया भी था कि सिंगल सबसे बड़ा जो चैलेंज है, तो इस चैलेंज से निपटने के लिए बाकी इलाके में भी काम चल रहा है। ईश्वर ने चाहा तो मुझे लग रहा है कि जिस तरह का इफर्ट हम लोग लगा रहे हैं, खासकर सीआरपीएफ, बाकी भी फोर्सेस लगी हुई हैं, स्टेट पुलिस है ही, स्टेट पुलिस के कई सारे जो विभाग हैं, दूसरी भी फोर्सेस आजकल आ गई हैं नक्सल से लड़ने के लिए। आंध्रा वाला इलाका में, आंध्रा तेलंगाना में बहुत हद तक खत्म हो गया, उड़ीसा बंगाल में भी बहुत हद तक खत्म है, बचा झारखंड के कुछ इलाके और छत्तीसगढ़ में, वो भी मुझे लगता है कि 1-2 सालों में खत्म हो जाएगा। जी, साहित्य के प्रति भी जो आपका लगाव है वो देखा गया है, किस तरह की रचनाएं पढ़ना और लिखना पसंद करते हैं आप? देखिए, साहित्य के साथ एक ही चीज़ बताऊंगा, साहित्य और कला आपको समृद्ध करती है। तो आप प्रकृति के साथ काम कर रहे हैं और साहित्य से आप जुड़े हुए हैं तो आप समझिए कि आपका जीवन बहुत अच्छा है, खुशमय है, अपने आप में एक आनंद है। और किसी भी अच्छी चीज़ को आप, कोई भी आदमी जो श्रोता हमें यहाँ सुन रहे हैं, चाहे आपके साथ हम बात कर रहे हैं, कोई अच्छी चीज़ पढ़ने के बाद जो होता है ना, वो गूंगे के गुड़ की तरह है। आप बहुत एक्सप्लेन उसको नहीं कर सकते हैं, खाते हैं चुभलाते हैं। कोई अच्छी कविता हो, कोई भी मतलब नाम लेना चाहें तो हजारों सैकड़ों का किस तरह से नाम लिया जा सकता है। कोई अच्छी कहानी हो, कोई अच्छा उपन्यास हो, तो उसको पढ़ना एक अपने आप में एक बहुत बड़ा आनंद है, वो बहुत बड़ा सुख की अनुभूति देता है। तो जो समय आपको मिले साहित्य पढ़ने के प्रति, जो भी भाषा आपका ज्ञान है, हिंदी हो, अंग्रेजी हो, उर्दू हो, जो जिस भाषा का ज्ञानी है,
उस भाषा में अनुवाद भी आजकल काफ़ी अच्छा से मिल जाता है, अच्छे अच्छे साहित्य मिल जाते हैं, विश्व साहित्य, उसको पढ़ना चाहिए और कला के प्रति अनुराग होना ही चाहिए। तो साहित्य, कला और प्रकृति के प्रति अगर आपका अनुराग है तो मेरे ख्याल से आपका जीवन जिंदा में बुद्ध की तरह, महावीर की तरह आप मोक्ष प्राप्ति की तरफ बढ़ रहे हैं। जी, मनोज कुमार सिंह जी, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए और पर्यावरण के संरक्षण के प्रति आपने जो भी अहम अपनी जो भूमिका अदा की है, उससे जुड़ा जो अनुभव है साझा किया, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे आपका। हमारे इस खास कार्यक्रम आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। तो दर्शकों, आज का हमारे यह कार्यक्रम का अंक आपको कैसा लगा, खत लिखकर ज़रूर बताएं हमारा कार्यक्रम आपको कैसा लगा, और इसके लिए उठाएं कागज़ और कलम, लिखिए हमारा पता है कार्यक्रम बिहार, निदेशक डीडी बिहार, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड, पटना 8000001। हमारा ईमेल आईडी है directed ddkpatna@gmail.com।